हमारा बॉडी, हमारे बॉडी का डॉक्टर वो बीमारियां ठीक करता है, गैनोडर्मा नहीं करती। गैनोडर्मा तो हमारे शरीर को वो हेल्प करती है, उस लेवल पे लेके आती है कि हमारा शरीर बीमारियों से डील कर सके, इम्यून सिस्टम को बढ़ाती है। अब आप ये सारा पीरियड देख रहे हैं, 1 से 30 दिन, 1 से 30 हफ्ते, 1 से 12 महीने। ये भी एक बड़ी कॉमन सेंस और जस्टिफाइड बात है, कॉमन सेंस की बात और जस्टिफाइड, कि अगर कोई बहुत पुरानी बीमारी है 20 साल से 30 साल से और गैनोडर्मा ने उसकी जड़ पे काम करना शुरू करना है, तो ये 15-20 दिन में, महीने में तो ठीक होने वाली नहीं। इट इज गोइंग टू टेक टाइम। अब से अब तक पौने 2 साल में मैं लगभग 2000 के करीब मरीज डील कर चुका हूं गैनोडर्मा से, अलग अलग बीमारियों के। सबसे पहले मैंने खुद खाना शुरू किया था, बाद में दूसरों को दिया कि पहले देखूं कि नुकसान तो नहीं करती। मैंने खुद खाना शुरू किया। क्यों खाना शुरू किया था वो भी बताता हूं। उन 2000 मरीजों में एक भी मरीज मेरे पास ऐसा कोई नहीं आया जिसने आके मेरे को ये कहा हो कि जी मेरे को 2 दिन से खांसी है, मेरे को गैनोडर्मा दे दो, मेरे को 3 दिन से बुखार हो रहा है, गैनोडर्मा दे दो, मेरे को 4 दिन से जुकाम है, गैनोडर्मा दे दो। ऐसा कोई मरीज नहीं आया। कैसे मरीज आ रहे? जी मेरे को 35 साल से शुगर की शिकायत है, 30 साल से दमा है, 25 साल से चमड़ी का रोग है, 22 साल से ब्लड प्रेशर ज्यादा रहता है, 10 साल शादी को हो गए, बच्चा नहीं हो रहा, 2 साल से कैंसर है, बिजलियां लग चुकी, कैंसर अस्पताल वालों ने बोला जी अब घर ले जाओ, सेवा कर लो। तो ऐसा पेशेंट 35 साल की प्रॉब्लम वाला सोचे 15-20 दिन में ठीक हो जाएगा, नहीं होगा। अगर 15-20 दिन में ठीक होना है तो गैनोडर्मा उसके लिए नहीं है। इट इज नॉट फॉर दैट पर्सन। तो आज जो एक्सपीरियंस है, इतने पेशेंट का जो तजुर्बा है, उसके बेस पे जो मैंने उससे सीखा, ये सीखा कि ज्यादातर बीमारियां 4 से 8 महीने में ठीक होती हैं। 4 महीने से लेकर 8 महीने तक नियरली 60 to 70% बीमारियां गैनोडर्मा से ठीक हो जाती हैं। कुछ ड्रामेटिक रिजल्ट भी मिले हैं। ऐसे भी मरीज हैं, एक शुगर का मरीज था, बच्चा, इंसुलिन के टीके लगते थे। पिछले साल 5 सितंबर को उसको ये गैनोडर्मा शुरू कराई थी और उसको इंसुलिन का लास्ट टीका लगा था पिछले साल 15 सितंबर को। 10 दिन के बाद टीका बंद हो गया था। आज 1 साल 1 महीना हो चुका है, उसका टीका बंद है। ये ड्रामेटिक रिजल्ट था। लेकिन ऐसे भी रिजल्ट हैं जिनकी इंसुलिन का टीका लगना बंद हुआ 1.5 साल के बाद। एक दमे का मरीज था, 22 साल से दमा था, वो 18 दिन में ठीक हो गया था। लेकिन एक और दमे की औरत थी, 4 साल से दमा था, उनको 7 महीने लगे थे। गैनोडर्मा वर्क्स सूनर और लेटर। 4 से 8 महीने इज एन एवरेज पीरियड, 60 से 70% प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। डीएक्सन कंपनी की एक मैगजीन आती है, लास्ट इशू में दुबई के 2 पेशेंट का रिजल्ट था। एक औरत, उनको 30 साल से शुगर की शिकायत थी, इंसुलिन के टीके लगते थे। 16 महीने के बाद उनकी शुगर नॉर्मल हो गई और इंसुलिन के टीके लगने बंद हो गए। अगर उस औरत ने 4 महीने या 5 महीने या 6 महीने में ये फैसला कर लिया होता कि मेरे को तो 6 महीने हो गए गैनोडर्मा खाते हुए, मैंने नहीं खाना, शुगर तो ठीक नहीं हो रही, तो आज भी इंसुलिन के टीके लगते होते। पर वो जारी रखा, 16 महीने के बाद बंद हो गए। उन औरत की एक बेटी है, उनको 20 साल से डायबिटीज की शिकायत थी। उन्होंने गैनोडर्मा खानी शुरू की जब, तो उनका फास्टिंग ब्लड शुगर था 425। गैनोडर्मा खानी शुरू की और 5 महीने के बाद उनका शुगर लेवल 90 और 100 के बीच में आ गया। एक को 16 साल लगे, एक को 5 महीने लगे। इट डिपेंड्स, द बॉडी रिस्पॉन्ड्स इन डिफरेंट वेज। कि शरीर का असर करने का तरीका भी अलग अलग है। इम्यून सिस्टम कितना बिगड़ा हुआ है ये उस पर डिपेंड करता है। कई लोग मेरे से पूछते हैं कि जी गैनोडर्मा कितनी देर खानी पड़ेगी?
तो मैं उनको इसका कोई जवाब नहीं देता। मैं उनको सिर्फ एक कहानी सुनाता हूं, आपको भी सुना देता हूं। अफ्रीका में एक ब्लैक मैजिक होता है, काला जादू। जब बारिश नहीं होती, रेन्स नहीं होती, तो वो लोग एक तरह का डांस करने लग जाते हैं, नाच करने लग जाते हैं, उससे बारिश हो जाती है और साथ में जादू के मंत्र पढ़ते हैं, वर्षा हो जाती है। एक कबीले के लोग नाचते रहते हैं, मंत्र पढ़ते हैं, वर्षा नहीं होती, कभी होती है कभी नहीं होती। एक दूसरे कबीले के लोग हैं, जब भी नाचते हैं हमेशा वर्षा होती है। तो जिनके कबीले में नाचने से वर्षा नहीं होती, वो दूसरे कबीले वालों के पास जाते हैं कि जी कमाल है, हम नाचते हैं कभी होती है वर्षा कभी नहीं होती, आप जब भी नाचते हो होती है, क्या कारण? तो दूसरे कबीले का सरदार बोलता है, हम तब तक नाचते रहते हैं जब तक वर्षा नहीं होती। तो गैनोड्रामा कब तक खानी है? जब तक आप ठीक नहीं हो जाते, चाहे 6 महीने लगे, चाहे साल लगे, चाहे 2 साल लगे, ठीक हो जाओगे। गैनोड्रामा वर्क्स, जल्दी या देर से इट वर्क्स। एक और बात, कोई भी मरीज किसी भी बीमारी का कोई भी दवाई खा रहा है, चाहे एलोपैथिक, चाहे होम्योपैथिक, चाहे आयुर्वेदिक, चाहे यूनानी, चाहे हमदर्द की, व्हाटएवर, गैनोड्रामा के साथ शुरू करने के लिए उनको बंद करने की जरूरत नहीं है, रादर बंद नहीं करनी, उनके साथ में शुरू करना है। क्योंकि गैनोड्रामा ने एकदम से असर नहीं दिखाना। जब स्कैनिंग हो जाएगी, जब डिटॉक्सिफिकेशन हो जाएगी, जब बैलेंस हो जाएंगी सेल, उस समय दूसरी दवाइयां बंद होनी शुरू हो जाएंगी। चाहे वो 2 महीने में हो, चाहे 1 महीने में हो, चाहे साल में हो, वो दूसरी दवाइयां तब बंद हो जाएंगी और हो जाएंगी। ये जो गैनोड्रामा में अब तक नियरली 200 से ज्यादा एलिमेंट्स पाए गए, पॉलीसैकेराइड, ऑर्गेनिक जर्मीनियम, सो एंड सो, प्रोटीन्स और फाइबर्स, अमाइनो एसिड, विटामिन, मिनरल, इसमें सब कुछ है। गैनोड्रामा खाने वालों को कोई बी कॉम्प्लेक्स का कैप्सूल खाने की जरूरत नहीं है, इसके अंदर है सब कुछ। इट इज ए कंप्लीट टॉनिक। एलिमेंट रिफ्लेक्शन जो मैंने आपको बताए, ये वही चीज। एलिमेंट रिफ्लेक्शन जब हो, मैंने आपको बताया जैसे गैनोड्रामा बंद नहीं करनी। कई लोग मेरे पास ऐसे देखने को मिले। एक उदाहरण देता हूं। एक मरीज को दमे की प्रॉब्लम थी 10-12 साल से, गैनोड्रामा खानी शुरू की। 20-22 दिन के बाद मेरे को बाहर की सड़क में मिल गया। तो मैंने पूछा, जी आप वो कैप्सूल खा रहे हो ना? नहीं डॉक्टर साहब, मैंने वो छोड़ दिए कुछ देर के लिए। क्यों छोड़ दिए? वो जी खाने शुरू किए थे तो 10 दिन के बाद तो मेरे को बहुत खांसी आने लगी। तो मैंने सोचा ये खांसी बंद हो जाएगी तो फिर खानी शुरू करूंगा। तो मैंने बोला, भाई साहब यही तो इसका काम था कि इसने बलगम निकालनी थी, इसका एलिमेंट रिफ्लेक्शन था, कूड़ा करकट निकालना था, आपने बीच में रोक दिया। आप बंद करके दोबारा शुरू करोगे तो वो फिर से आएगा, जब तक सफाई नहीं हो जाती ये सिम्टम फिर से आएगा। सो ऐसा जब एलिमेंट रिफ्लेक्शन का आता है सिम्टम, गैनोड्रामा बंद नहीं करनी, जारी रखनी है। कुछ देर के बाद वो खत्म हो जाएगा, सिम्टम खत्म हो जाएगा। कई बार ऐसा होता है किसी किसी को ये एलिमेंट रिफ्लेक्शन थोड़ा तंग करने लग जाते हैं, थोड़े ट्रबलसम हो जाते हैं किसी किसी को। परसेंटेज इज वेरी लो, हार्डली 2-4% में ऐसा होता है कि उनको तंग करने लग जाते हैं। तो उन्होंने क्या करना है, गैनोड्रामा बंद नहीं करनी, उसकी डोज कम कर देनी है। अगर सपोजिंग वो रोज के 2 पेयर्स क्या होते हैं, एक कैप्सूल आरजी, एक कैप्सूल जीएल, ये दोनों मिला के हम बोलते हैं एक पेयर। तो इनकी डोज जो हम प्रिस्क्राइब करते हैं पेयर्स में करते हैं। तो सपोजिंग कोई मरीज रोज के 2 पेयर खा रहा है और उसका एलिमेंट रिफ्लेक्शन उसको तंग करने लग गए, 2 की बजाय 1 कर देना। अगर 4 पेयर खा रहा है, 4 की बजाय 2 कर देना। बंद नहीं करनी, इसको अपना काम पूरा करने दीजिए। जब इसका काम पूरा हो जाएगा, सफाई हो जाएगी, एलिमेंट रिफ्लेक्शन खत्म हो जाएगी। इसकी आपको अभी डोज भी समझा दूं।
जैसे मैंने बताया आपको, एक आरजी और एक जीएल ये मिला के एक जोड़ा, क्योंकि गैनोडर्मा ने इम्यून सिस्टम को ठीक करना है और इम्यून सिस्टम को मेजर करने का, मापने का कोई पैमाना नहीं है हमारे पास। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई पेशेंट आया, हमने फीता लगा के देखा जी आपका इम्यून सिस्टम 50% कमजोर है, आपका इम्यून सिस्टम 25% कमजोर है। ऐसा कोई पैमाना नहीं है, फीता नहीं है। हमको नहीं पता उस पेशेंट का इम्यून सिस्टम कितना कमजोर है, इसलिए हर मरीज को हम मिनिमम डोज से शुरू करते हैं, कम से कम डोज से शुरू करते हैं और धीरे धीरे डोज बिल्डअप करते हैं जो उसके बॉडी के मुताबिक एडजस्ट हो। पहले हफ्ते में, पहले दिन से एक जोड़ा, एक आरजी एक जीएल, एक जोड़ा सुबह के टाइम डेली एवरीडे, खाना खाने से आधा घंटा पहले, नाश्ते से आधा घंटा पहले। किसी मरीज को अगर पेट में गैस की शिकायत है, पेट में तेजाब बनता है, पेट में अल्सर है, जख्म है, दमा है या मिर्गी है, उन्होंने खाने से पहले नहीं लेना, उन्होंने खाने के बाद लेना, इमीडिएटली आफ्टर फूड, खाना खाने के एकदम बाद। पहले हफ्ते में एक जोड़ा रोज डेली, दूसरे हफ्ते में एक जोड़ा सुबह, एक जोड़ा रात को, तीसरे हफ्ते में एक जोड़ा सुबह, एक दोपहर, एक रात को, चौथे हफ्ते में दो जोड़े, यानी कि दो इसमें से दो इसमें से, दो जोड़े सुबह, दो जोड़े रात को। नेक्स्ट वीक पांचवें हफ्ते में दो जोड़े सुबह, दो दोपहर, दो रात। इस तरह ग्रेजुअली हफ्ते हफ्ते बाद हम डोज इंक्रीज करते हैं, एक जोड़ा करके या दो दो जोड़े करके डोज बिल्डअप करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पांचवें हफ्ते में हर मरीज को 6 जोड़े या 12 कैप्सूल खाने पड़ेंगे, चौथे हफ्ते में हर मरीज को 4 जोड़े या 8 कैप्सूल खाने पड़ेंगे, ये जरूरी नहीं है। ये तो सिर्फ डोज बिल्डअप करने का, बढ़ाने का तरीका है। कब तक बढ़ानी है? जब तक गैनोडर्मा उसकी बीमारी के ऊपर असर करने लग जाए। मरीज को कैसे पता लगेगा कि इसने असर करना शुरू कर दिया? जिस डोज पे उसमें एलमेंट रिफ्लेक्शंस आ जाएंगे। अगर जिगर की बीमारी है तो जिस डोज पे आंखें लाल हो जाएंगी, अगर दमा या जुकाम या साइनोसाइटिस है, साइनस की प्रॉब्लम है, तो जिस डोज के ऊपर बलगम निकलने लग जाएगी। अगर गुर्दे की बीमारी है तो जिस डोज के ऊपर कानों में भारीपन आ जाएगा। अगर हार्ट की बीमारी है, अगर दिल का मामला है, तो जिस डोज के ऊपर चेहरे के ऊपर गर्मी महसूस होगी, फ्लशिंग ऑफ द फेस, वो सही डोज है उस पेशेंट के। एक उदाहरण देके बताता हूं आपको। जोड़ों के दर्द का मरीज, गठिया, उसका एलमेंट रिफ्लेक्शन है कि दर्द थोड़ा सा बढ़ेगा। ऐसे मरीज ने थोड़ा सा बढ़ेगा, घबराना नहीं। अगर कोई जोड़ों के दर्द का पेशेंट बैठा हो, घबराना नहीं, इट्स अ गुड साइन। ऐसे मरीज ने खाना शुरू किया, पहले हफ्ते एक जोड़ा सुबह के टाइम, खाने से पहले या खाने के बाद, वो अपने पेट की हालत के मुताबिक। पहले हफ्ते रोज एक जोड़ा खाया, दर्द नहीं बढ़ा। दूसरे हफ्ते में 2 जोड़े कर दिए, एक सुबह एक रात को, दर्द नहीं बढ़ा। तीसरे हफ्ते में 3 जोड़े कर दिए, एक सुबह एक दोपहर एक रात को, दर्द ज्यादा हो गया, दर्द बढ़ गया। अगर तो दर्द थोड़ा सा बढ़ा है, वो पेशेंट मरीज उसको टॉलरेट कर सकता है, उसको सह सकता है, तो वो 3 पेयर की डोज पे कंटिन्यू करना है, उसे आगे नहीं बढ़ाने की जरूरत। अगर दर्द ज्यादा है, पेशेंट से टॉलरेट नहीं होता, कोई पेन किलर खा सकता है, निमोलेट, कॉम्बीफ्लैम, वोवरैन, एनीथिंग, कोई भी पेन किलर वो खा सकता है। अगर वो पेन किलर खाने के बावजूद उसको दर्द ज्यादा रहता है, तो उसने पिछले हफ्ते की डोज, यानी कि 2 पेयर, उस पर वापस चले जाना है, उसके लिए वो डोज सही, उसी पे मेंटेन करना। सो हर पेशेंट खुद अपना डॉक्टर बनके अपनी डोज खुद एडजस्ट करेगा। ये तो सिर्फ डोज बढ़ाने का तरीका है। ये तो हम रूटीन में हर बीमारी के लिए शुरू करते हैं। कुछ लोगों को हम इस तरीके से शुरू नहीं करते। कुछ लोगों को हम शुरू करते हैं एक हैवी डोज से, वेरी हैवी डोज। कौन से लोगों को? एक मरीज 2 महीने एक कैंसर अस्पताल में दाखिल रहा, कीमोथेरेपी हो गई,
रेडियोथेरेपी, बिजलियां लग गई, मरीज के सारे बाल, हड्डियों का ढांचा रह गया, और 2 महीने के बाद 4-5 लाख रुपया खर्च करने के बाद वो कैंसर अस्पताल ने बोल दिया उनको, जी अब इनको आप घर ले जाओ, सेवा कर लो, अब कुछ दिन के मेहमान हैं। होता है ऐसा, कई पेशेंट ऐसे होते हैं। तो ऐसे पेशेंट को हम बोलें कि जी पहले हफ्ते 1 जोड़ा, दूसरे हफ्ते 2 जोड़े, तीसरे हफ्ते 3 जोड़े, तो तब तक तो मरीज बाय बाय बोल जाएगा। वी डोंट हैव दैट मच टाइम। ऐसे मरीज को हम एक हैवी डोज से स्टार्ट करते हैं, 30 पेयर्स, 60 कैप्सूल्स डेली। कौन कौन हैरान नहीं हुआ? सभी हो गए होंगे, ये सुन के तो सभी हो गए। 60 कैप्सूल, 60 कैप्सूल रोज के। मैं जब वहां किसी को बताता हूं ना, ऐसे कैंसर के पेशेंट को, तो मरीज बोलते हैं डॉक्टर साहब 60 कैप्सूल रोज के? मैं बोलता हाँ, अच्छा जी, बट आई एम श्योर कि मेरे क्लिनिक से बाहर जाके वो आपस में डिस्कस करते होंगे कि डॉक्टर का दिमाग खराब हो गया, कि मरीज से रोटी तो खाई नहीं जाती, चला जाता नहीं, मरीज कमजोर है, हड्डी का ढांचा है, वो 60 कैप्सूल कहां से खाएगा? नहीं खाया जा सकता, ये फैक्ट है, नहीं खाया जा सकता। तो हम 60 कैप्सूल नहीं खिलाते, ये तो मैं ऐसे मजाक कर रहा था। हम क्या करते हैं, आधा लीटर पानी ले लेते हैं, मिनरल वाटर, थोड़ा गुनगुना पानी, थोड़ा सा लिटिल हॉट, वो ल्यूक वार्म, आधा लीटर पानी, उसमें 30 RG और 30 GL, ये 60 कैप्सूल खोल के उस पानी के अंदर डाल देते हैं, उस बॉटल के अंदर डाल देते हैं। बॉटल का ढक्कन बंद करके उसको टेबल के ऊपर इस तरह एटलीस्ट 100 टाइम्स शेक करते हैं। ये एक होम्योपैथिक प्रिंसिपल है, इसको बोलते हैं पोटेंटाइज करना, इसे होम्योपैथिक मेथड, पोटेंटाइज करना। और वो शेक करने के बाद जो लिक्विड सस्पेंशन बन गई, उसको 2 घंटे के अंदर अंदर उस मरीज को पिलाते हैं, हर 5-10 मिनट के बाद थोड़ा थोड़ा करें। तो ये इसको हम बोलते हैं डाइट थेरेपी। डाइट थेरेपी देते हैं उनको 1 महीना या 2 महीने, और अगर भगवान की दया से और गैनोडर्मा की मदद से उस पेशेंट की कंडीशन स्टेबल होनी शुरू हो जाए, तो फिर हम उसके बाद उसकी डोज रिड्यूस करते हैं, फिर उसको 12 पेयर या 15 पेयर उस पर लेके आते हैं। ऐसे पेशेंट जलंधर में एक कैप्टन राजेंद्र सिंह हैं, पिछले साल जुलाई में ओसवाल हॉस्पिटल लुधियाना, वहाँ पे दाखिल हुए थे। उनको एक कैंसर था अंतड़ी का, एडिनोकार्सिनोमा ऑफ द कोलन। ऑपरेशन हुआ, कीमोथेरेपी हुई, रेडियोथेरेपी हुई, और सितंबर में वो एक हड्डियों का ढांचा थे, और उनको सितंबर में जब CT स्कैन हुआ था तो उनके लिवर में भी सेकेंडरीज थी और उनकी बैकबोन में भी सेकेंडरीज थी। तो उनको बोला गया था कि ये दवाई खाते रहो, 1 1.5 साल 2 साल की उम्र है आपकी, जब तक चलाओ। सितंबर में किसी ने मेरे पास भेज दिया, रेफरेंस दे दिया, तो मैंने उनको यही डोज बोली, तो वो भी यही कहते थे डॉक्टर साहब 60 कैप्सूल, हाँ जी लिए उन्होंने। 2 महीने डाइट थेरेपी ली, उसके बाद 12 पेयर की डोज पे लेके आया, सितंबर में शुरू किया था। और जनवरी में जब वो ओसवाल हॉस्पिटल में दोबारा फॉलोअप के लिए गए, CT स्कैन किया गया, ही वॉज डिक्लेयर्ड फ्री ऑफ कैंसर, नो सेकेंडरीज इन द लिवर, नो सेकेंडरीज इन द बैकबोन। ऐसे पेशेंट को हम डाइट थेरेपी से स्टार्ट करते हैं। एक और कैटेगरी है पेशेंट्स की जिनको हम डाइट थेरेपी देते हैं। कोई आदमी बोलता है जी मेरे एक भतीजी हैं, बहुत हेल्दी हैं, मोटी नहीं कहूँगा, हेल्दी हैं, 125 किलो वजन है, और वो जल्दी वेट लूज करना चाहते हैं, तो उनको भी हम शुरू में डाइट थेरेपी रिकमेंड करते हैं। 3-4 महीने के लिए डाइट थेरेपी, उसके बाद फिर कम डोज पे लेके आते हैं। सो दिस इज डाइट थेरेपी। लेकिन उन भतीजी जी को एक इंस्ट्रक्शन मैं दे देता हूं, अगर कहीं वो सुन ले तो, कि वो ये ना सोचें कि अब डाइट थेरेपी तो शुरू कर ही रही हूँ, पतली हो जाऊंगी, पहले 4 परोठे खा लूँ। वो नहीं करना, ब्रेकफास्ट मिस करना है, उसकी जगह डाइट थेरेपी लेनी है। और बाकी डेली जो डाइटरी प्रिकॉशंस, रिस्ट्रिक्शन, थोड़ी एक्सरसाइज, वो तो साथ में रखनी है। मतलब गैनोडर्मा डज नॉट क्योर एनी डिजीज। आप सोचते होंगे कि कमाल का आदमी है, साथ में कहता है सब बीमारियां ठीक करती है,
और ये भी कह रहा हूं गैनोडर्मा डज नॉट क्योर एनी डिजीज डायरेक्टली। कोई डिजीज डायरेक्टली ठीक नहीं करती, इट हेल्प्स आवर बॉडी टू हैंडल इट। गैनोडर्मा इज नॉट डिजीज और सिम्टम स्पेसिफिक, गैनोडर्मा इज हेल्थ स्पेसिफिक। हेल्थ ठीक हो जाए तो बीमारियां तो रफू चक्कर हो जाएंगी। अब अगर गैनोडर्मा दवाई नहीं है, एक फूड सप्लीमेंट है, एक हेल्थ टॉनिक है, तो कौन कौन इसको खा सकता है? क्या ये बीमारों की दवा है? कौन कौन इसको खा सकता है? वो हर आदमी, हर इंसान जिसके अंदर सेल्स हैं, वो हर इंसान जो स्वस्थ रहना चाहता है। गर्भवती औरतें, ताकि पैदा होने वाला बच्चा ज्यादा शारीरिक और मानसिक रूप से ज्यादा स्वस्थ हो। छोटे बच्चे, स्कूल जाने वाले बच्चे, क्योंकि उनकी एक्टिविटीज ज्यादा होती हैं, एनर्जी ज्यादा चाहिए होती है ग्रोथ के लिए, फिजिकल और मेंटल ग्रोथ के लिए। टीनेजर्स, 16, 17, 18 साल वाली उम्र, जब चेहरे के ऊपर वो कील मुहासे हो जाते हैं बिकॉज ऑफ हार्मोनल डिस्टर्बेंस, गैनोडर्मा को बोला गया है इट इज द बेस्ट कॉस्मेटिक। सबसे बढ़िया ब्यूटी ट्रीटमेंट है गैनोडर्मा। मैरिड पीपल, शादीशुदा लोग, फॉर ए हैप्पी, हेल्दी एंड सेटिस्फाइंग मैरिड लाइफ। और बच्चे हेल्दी पैदा हों और बच्चे पैदा हों। कई घरों में ये प्रॉब्लम होती है, ये बच्चों वाली रौनक कई घरों में नहीं होती। आपको एक इंफॉर्मेशन देता हूं थोड़ी सी। डीएक्सन कंपनी इंडिया में अप्रैल 2000 में शुरू हुई थी, अप्रैल 2000 में, और 31 मई 2003 तक, 29 मई 2001 को पहला गैनो बेबी पैदा हुआ था इंडिया में, और तब से लेकर 31 मई 2003 तक 78 बच्चे पैदा हो चुके हैं, 78। दिस इज ओनली इन इंडिया। बाकी मलेशिया, फिलीपीन, जापान, कोरिया, इंग्लैंड, जर्मनी, यूएसए, उनके तो रिजल्ट अलग हैं। वो और कोई रिजल्ट जानना चाहें तो आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, इंटरनेट के सामने बैठना पड़ेगा। सारे नहीं मैं बताऊंगा, सारी मेहनत मैं नहीं करूंगा, कुछ आप भी करिए। इंटरनेट के ऊपर बहुत सारे रिजल्ट मिलेंगे, सब कंट्रीज के रिजल्ट हैं इंटरनेट के ऊपर। गैनोडर्मा के बारे में देयर आर नियरली 50,000 रिपोर्ट्स ऑफ डिफरेंट प्रॉब्लम्स, ऑफ डिफरेंट रिसर्च पब्लिकेशंस। और ओल्ड एज, अब ये तो ना डीएक्सन कंपनी दावा करती है और ना मैं क्लेम करता हूं कि गैनोडर्मा खाने से बुढ़ापा नहीं आएगा। बुढ़ापा तो आएगा, ये तो एक नेचुरल प्रोसेस है, प्रकृति ने एक सिस्टम बनाया हुआ है, बुढ़ापा आएगा। लेकिन गैनोडर्मा खाने से क्या होगा? बुढ़ापे के साथ में आने वाली समस्याएं वो नहीं आएंगी। क्या समस्याएं होती हैं? पुराने जमाने में हमारे ग्रंथों में कुछ जिंदगी के 4 आश्रम डिस्क्राइब किए गए हैं, और एक वृद्ध आश्रम है जो कि 75 साल के बाद शुरू होता है, यानी कि बुढ़ापा शुरू होता है 75 साल के बाद। क्या होता है बुढ़ापे में? जोड़ों में, घुटनों में दर्द होनी शुरू हो गई, शारीरिक कमजोरी शुरू हो गई, मानसिक कमजोरी शुरू हो गई, वीकनेस, स्मरण शक्ति कम होनी शुरू हो गई। वृद्ध आश्रम 75 साल के बाद ये होता है। पर आजकल की दुनिया में तो 40 साल के लोगों के जोड़ दुखने लग गए, घुटने दुखने लग गए। एक बीमारी होती है मोतियाबिंद, कैटरेक्ट, ये भी ओल्ड एज की प्रॉब्लम है, 70-75 साल की। पर आज मोतियाबिंद होने की एवरेज एज जो है 45 साल है। 45 ईयर्स में आज मोतियाबिंद हो रहा है। तो गैनोडर्मा बुढ़ापे को नहीं रोकेगी, इन चीजों को रोकेगी, इन चीजों को अपने वो सही आश्रम तक लेके जाएगी, पूरा एस्कॉर्ट करके वो आश्रम तक छोड़ के आएगी। लो जी, आपका आश्रम ये है। चीन में सबसे बड़ा जो मौत का कारण है, कोई बीमारी नहीं है, सबसे बड़ा जो मौत का कारण है वो है लंबी उम्र, दीर्घायु। 100 साल, 120 साल, 115 साल आम उम्र है लोगों की, और उस उम्र में भी लोग लाठी का सहारा नहीं लेते, सीधे चलते हैं, क्योंकि चीन में गैनोडर्मा 5000 साल से इस्तेमाल हो रही है। वो लोग समझ चुके हैं, हम अभी समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो
यहां पर भी हो जाएगा, यहां पर भी वो चीज आ जाएगी। नाउ व्हाट यू नीड टू नो, समरी, गैनोथेरेपी इलाज है गैनोडर्मा के साथ, थेरेपी विद गैनोडर्मा। गैनोथेरेपी किसी एक बीमारी का इलाज नहीं है, ये एक इंटीग्रेटेड थेरेपी है, पूरे शरीर के सिस्टम को ठीक करने का इलाज है। गैनोडर्मा किसी बीमारी को ठीक नहीं करती, ये हमारे शरीर को इस काबिल बनाती है कि हमारा शरीर बीमारियों को खुद हैंडल करता है। शुरू में जब ये मेरे को बोला जाता था कि गैनोडर्मा का साइड इफेक्ट नहीं है, तो मैं कुछ हैरान होता था कि शायद ये कंपनीज अपनी सेलिंग के लिए भी कुछ चीज़ें बोलती होंगी। पर आज जो इतने 2000 के करीब पेशेंट का एक्सपीरियंस है, आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं गैनोडर्मा हैज नो साइड इफेक्ट्स व्हाटसोएवर, नो साइड इफेक्ट्स, नो हार्मफुल इफेक्ट्स। सबसे पहले जब मैंने खानी शुरू की थी, इसी बात की पे अपने आप को तसल्ली दी थी, सिर्फ इसी बात पे अपने आप को मैंने सेटिस्फाई किया था कि गैनोडर्मा का कोई साइड इफेक्ट नहीं। बता ही देता हूं आपको क्यों खानी शुरू की थी। 7 जनवरी को जब मीटिंग में मेरे को बुलाया गया था, लगभग शाम का 6 साढ़े 6 बजे का टाइम था, एक मेरा दोस्त मेरे घर में आया, डॉक्टर नहीं था, कि डॉक्टर साहब आपके यहाँ नज़दीक एक घर में एक मीटिंग चल रही है डीएक्सन की, वहाँ पर एक मलेशिया की दवाई के बारे में और बीमारियों के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। मैंने सोचा कि ये आदमी जो डॉक्टर नहीं है, ये एक डॉक्टर को, एक 28 साल के 29 साल के एक्सपीरियंस डॉक्टर को बीमारी के बारे में क्या इंफॉर्मेशन देगा। बट एनीवे दोस्त था, मैंने उसका मन नहीं दुखाना चाहा, उस मीटिंग में चला गया। 15-20 लोग बैठे हुए थे, मैं भी पीछे जाके बैठ गया और अपनी उधेड़ बुन में कि आज मरीज ये आया था, उसको ये करना था, आज कल मुझे ये काम करना है। क्यों सोच रहा था? क्योंकि जो लेक्चर दे रहा था आदमी, वो भी कोई डॉक्टर नहीं था, एक आर्मी ऑफिसर था। तो मैं वहां भी बैठा, ये सोचा ये फौजी साहब, इनका काम तो ढिशों बंदूकें चलाने, ये बीमारी के बारे में क्या समझाएंगे मेरे को। आई वॉज नॉट पेइंग एनी अटेंशन। ये सब बोलते रहे, जो मैं अभी तक बोल के हटाऊं, बोलते रहे। कुछ इधर से जाता रहा, कुछ इधर से गया, कुछ इधर से गया। कुछ मरीजों की रिपोर्ट बतानी शुरू की, इसको डायबिटीज थी, इसको डायबिटीज थी, इसको मस्कुलर डिस्ट्रॉफी थी, इसको कोमा था, इसको अल्सर था, इसको फलेरिया था, इसको ये था, इसको ये था। आई वाज नॉट पेइंग एनी अटेंशन। ये बोलते बोलते उन्होंने इस रिपोर्ट पे आए और वो बोल रहे थे, जो मेरे कानों में, उनकी ध्यान तो उनकी तरफ था नहीं, पर कानों में कुछ आवाज आ गई कि ये औरत 54 ईयर्स इनकी उम्र, 54 साल, 5 साल से इनको गठिए का रोग था, सारे जोड़ दुखते थे, सूजे हुए थे, चल फिर नहीं सकते थे। RGGL खाना शुरू किया, 3 महीने के बाद चलने लगी। आवाज तो गई कान के अंदर, दिमाग में भी पहुंची, दिमाग ने रजिस्टर किया। जब ये बात सुनी तो मैंने कर्नल साहब की बात ध्यान से सुननी शुरू की। क्यों ध्यान से सुननी शुरू की? क्योंकि 6 साल से मेरे को खुद गठिया था। आई वॉज माई सेल्फ सफरिंग, मेरे भी सारे जोड़ दुखते थे, मैं भी चल फिर नहीं सकता था। चलता फिरता तो था, रोजी रोटी तो चलना फिरना तो पड़ता ही है, बहुत मुश्किल में था। ऑल दीज फिंगर्स वर स्वोलन। डॉक्टर हूं, दिन में पता नहीं कितनी बार ब्लड प्रेशर देखना पड़ता था, वो बल्ब मैं नहीं दबा सकता, मैं तो सिर्फ स्टेथोस्कोप लगाया करता था। बल्ब दबाने के लिए मेरा एक असिस्टेंट था, मेरे से होता नहीं था। तो जब ये बात सुनी, गठिया ठीक हो गया, मैं बड़ा हैरान हुआ, लगा कि वाकई ये कोई परियों की कहानी है कि गठिए का तो दुनिया भर में कोई इलाज ही नहीं है। 6 साल से मैं हर तरह का ट्रीटमेंट कर चुका हूँ, एलोपैथी भी, होम्योपैथी भी, आयुर्वेदिक भी, मैग्नेटोथेरेपी भी, एक्यूप्रेशर भी, और हिमाचल में एक तिब्बतन रिसर्च इंस्टीट्यूट है धर्मशाला में, वहाँ तक जाके। तो मैंने सोचा ये कौन सी चीज़ ऐसे लेके आ गई मलेशिया वाली कंपनी। बट एक चीज़ मैंने शायद उस दिन सही फैसला लिया कि मैंने अपना माइंड बंद नहीं रखा, खोला थोड़ा सा।
सम पीपल कीप देयर माइंड्स क्लोज्ड, माइंड खोला। और मैंने कर्नल साहब को बोला जी मेरे को कुछ पढ़ने के लिए दो, गिव मी सम लिटरेचर, वेबसाइट्स, इंटरनेट की वेबसाइट्स मांगी। एंड फॉर 1 वीक 7 जनवरी से लेकर 13 जनवरी की रात तक, रात को लगभग 3-4 बजे तक बैठ के मैं इंटरनेट के सामने बैठा रहता था, रिपोर्ट्स पढ़ता रहता था। और 14 तारीख की मॉर्निंग मैंने सिर्फ एक बात पे अपने आप को सेटिस्फाई किया कि अगर मैं ये RGGL खाने शुरू कर दूं तो मैं नॉर्मल तो चलने लगूंगा कि नहीं पता नहीं, ये मेरे को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं होगा। सिर्फ ये सोच के 14 जनवरी को मैंने ये खाने शुरू किए। भगवान पे भरोसा किया, सबसे पहले गैनोडर्मा के ऊपर विश्वास किया और पॉजिटिव एटीट्यूड रखा कि मुझे इससे ठीक होना है और कोई ऑप्शन नहीं बची। पॉजिटिव एटीट्यूड्स होते हैं ना, ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि जिनका पॉजिटिव एटीट्यूड्स होता है उनके दिमाग में, उनके ब्रेन में कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं और वो केमिकल शरीर में कई बीमारी को ठीक करते हैं। और 14 जनवरी को ये खाना शुरू किया एंड विद इन 4 वीक्स आई वॉज वॉकिंग नॉर्मली, नॉर्मल चलने लगा और 5 साल के बाद ये मुट्ठी बंद कर पाया। और उसके बाद लोगों से शेयर करना शुरू किया, ये इंफॉर्मेशन लोगों के साथ शेयर करनी शुरू की। बहुत हंसे मेरे पे लोग, बहुत मजाक उड़ाया गया मेरा, दोस्तों ने, डॉक्टर्स ने। और डॉक्टर पुराना तो एक बड़ा सियाना डॉक्टर था, ये क्या जड़ी बूटी के चक्कर में पड़ गया। बट आई डिडंट बॉदर, मैंने पढ़ा था, मैंने इंफॉर्मेशन ली थी, उनको देना चाहता था, वो नहीं लेना चाहते थे, सो मैं इंफॉर्मेशन उनको देता रहा जो लेना चाहते थे। सो इस तरह करते करते कुछ लोगों ने विश्वास करना शुरू किया, गैनोडर्मा को ट्राई करना शुरू किया, ठीक होने लगे। उन्होंने और आगे लोगों को बताना शुरू किया और लोग ठीक होने शुरू किए। और आज इस तरह करते करते उस दिन से बोलना शुरू किया और अभी तक बोल रहा हूं 8 बजे तक, क्योंकि एक ऐसी चीज थी कि अगर ये बोलने से अगर किसी की मदद हो सकती है तो बोलने में क्या नुकसान है, 2-4 बार पानी पीना पड़ेगा और क्या होगा। तो आज वो 2000 के करीब पेशेंट के रिजल्ट्स हैं। लेकिन कुछ लोग आज भी हैं, मेरे डॉक्टर कोलीग्स हैं, मेरे दोस्त हैं, उनको ये बताता हूं फिर भी कहते हैं और नो डॉक्टर पुराने ये जड़ी बूटियां काम नहीं करती, वी डोंट बॉदर। हम बोलते रहते हैं, किसी को जबरदस्ती दे नहीं सकते, किसी को जबरदस्ती खिला नहीं सकते, इतना तो काम खुद करना पड़ेगा। पर कुछ लोग होते हैं वो भी नहीं करना चाहते। एक किस्सा सुनाता हूं इसके बारे में। एक बार एक आदमी, एक व्यक्ति, एक साधु बाबा गुजरा था, उसने देखा एक व्यक्ति पेड़ के नीचे पड़ा हुआ है, बिल्कुल सूखा सा, काफी बुरी हालत में, उसके आसपास बहुत से बेर गिरे हुए थे। तो वो बाबा जी ने पूछा भाई क्या बात है, बड़े उदास लग रहे हो, बहुत सूखे हुए कमजोर से लग रहे हो। बाबा जी बहुत दिन से खाना नहीं खाया। कहते कमाल है, इतने बेर तुम्हारे पास गिरे हुए हैं, ये क्यों नहीं खा लेते? वो कौन खाएगा जी। तो बाबा जी ने कहा, एक बेर उठा के उसके मुंह में डाल दिया, चल भाई मैं खिला देता हूँ। खा लिया उसने। तो बाबा जी चल दिए। वो आदमी फिर बोलता है, बाबा जी ये गुठली तो निकाल जाओ। हम सिर्फ बता सकते हैं, इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, अपनाना ना अपनाना ये तो अपना डिसीजन है। कई लोग बोलते हैं बहुत महंगी है, और कई लोग ऐसे भी हैं कहते हैं जी हमारा मरीज बहुत सस्ते में ठीक हो गया। ये भी इट्स अ वे ऑफ थिंकिंग। कोई आदमी कहता है ये गिलास आधा भरा हुआ है, कोई कहता है आधा खाली है, चीज तो वही है। हाउ यू लुक एट इट। गैनोडर्मा किसी डॉक्टर का सब्स्टिट्यूट नहीं है। इट इज नॉट ए सब्स्टिट्यूट फॉर अदर ट्रीटमेंट्स। कई लोग क्या करते हैं, इस तरह की कोई मीटिंग अटेंड कर ली, बढ़िया इंफॉर्मेशन मिल गई, एक्साइट हो गए, शीशियां ली कि वो हमारा फला मरीज आईसीयू में पड़ा हुआ, हार्ट अटैक हुआ, पहुंच गए उसका, अरे छोड़ यार यही डॉक्टर का क्या इलाज करना है, ये खाओ। नो, दैट्स नॉट टू बी डन। ये स्टार्ट कर सकते हैं उसके साथ, उसको बंद नहीं करना। डॉक्टर्स
कैन नॉट बी रिप्लेस्ड. डॉक्टर्स आर एन इररिप्लेसेबल पार्ट ऑफ द सोसाइटी. तो ये उनके साथ ही शुरू करनी है. उनके गैनोडर्मा इज नॉट ए सब्स्टिट्यूट, इट इज ए कोएक्टिव थेरेपी, इट इज ए सपोर्टिव थेरेपी, कि उन दवाइयों के असर को ये बेटर करेगी और उन दवाइयों के साइड इफेक्ट्स को कम करेगी. कीमोथेरेपी के जो साइड इफेक्ट्स होते हैं उनको कम करेगी. जापान में कोई कैंसर पेशेंट जब कीमोथेरेपी के लिए और रेडियोथेरेपी के लिए जब उसको कैंसर हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है तो उसको कीमोथेरेपी देने से एक हफ्ता पहले गैनोडर्मा खिलानी शुरू कर देते हैं. उसके बाद शुरू करते हैं वो कीमोथेरेपी, क्योंकि इसके साइड इफेक्ट कम हो जाते हैं. आस्क द राइट पर्सन अबाउट गैनोडर्मा. अब कई लोग क्या करते हैं, किसी मेरे जैसे दोस्त ने बोल दिया, डॉक्टर बजाज जैसे दोस्त ने बोल दिया, चौरसिया जैसे दोस्त जी ने बोल दिया, अरे भाई तुमको दमा है, ये लो ये RGTL खाओ, ये ले जाओ, ये खाओ. ना बेचारा कर नहीं सकता, दोस्त है, ले जाता है, जाता है अपने केमिस्ट के पास, अरे भाई अरे किस मेरे दोस्त ने दिया, ये बताओ ये खाऊं कि नहीं खाऊं. उस केमिस्ट को कुछ पता नहीं इसके बारे में, या वो कोई डॉक्टर भी है अगर इसके बारे में पता नहीं, तो वो बोलता है अरे भाई ये मत खाना, पता नहीं इसमें क्या है, कोई जहर ना हो, कोई नुकसान ना कर जाए तुम्हें, टॉक्सिन्स आप लाइक साइड इफेक्ट ना हो जाए. पता ही नहीं तो आपको क्या जानकारी देंगे. आस्क द राइट पर्सन अबाउट गैनोडर्मा. अगर आपने कपड़े सिलवाने हैं तो कपड़ा कौन सा लेना है वो आपको दर्जी बताएगा, एक मोची नहीं बताएगा. जूता कौन सा खरीदना है वो आपको एक मोची बताएगा, दर्जी नहीं बताएगा. जिसको पता है उसी से पूछिए. मेरे पास कई लोग आते थे, हार्ट का एक मरीज आया, 12 साल से हार्ट की ट्रीटमेंट चल रही है, सारा कुछ उसको समझा दिया, बता दिया कि ये खाना शुरू कर दो बाकी दवाइयों के साथ साथ. डॉक्टर साहब मेरे को इसका नाम लिख के दे दो. मैंने कहा जी नाम लिख के क्या करोगे, ये बाजार में तो मिलती नहीं, ये आपको किसी केमिस्ट की दुकान पे भी नहीं मिलेगी, ये तो कुछ कंपनी ने ऑथराइज्ड अपने स्टॉकिस्ट रखे हुए हैं, उन्हीं के पास से मिलेगी. नाम लिख के क्या करोगे. जी मैं अपने डॉक्टर साहब से पूछूंगा, जिनसे 12 साल की हार्ट की ट्रीटमेंट ले रहा हूँ, पूछूंगा कि खाऊं कि नहीं खाऊं. फिर मैं उनको बड़े बड़े अक्षरों में कैपिटल लेटर्स में लिख के देता हूँ GANO गैनोडर्मा, और उसको बोलता हूँ डॉक्टर के पास जाके ये कागज दिखाना पहले, और उन डॉक्टर साहब से पूछना जी आप इसके बारे में आपने सुना है, इसके बारे में आपको जानते हैं. अगर वो डॉक्टर ये कहे जी मैंने नहीं सुना, मैं नहीं जानता, तो मेरे से आके किताब ले जाना गैनोडर्मा की, और वो डॉक्टर साहब को पढ़ने के लिए देना पहले, और उनको पढ़ने के बाद उनकी राय मांगना कि मैं खाऊं कि नहीं खाऊं. एंड आई एम श्योर डॉक्टर इज ओपन माइंडेड. वो बोलेगा डॉक्टर कि मेरी दवाई के साथ साथ में ये खानी शुरू कर दो, कुछ देर में मेरी दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी. आस्क द राइट पर्सन अबाउट गैनोडर्मा. मई के महीने में 2 मई 2001 रात के लगभग 11-12 बजे में सोया, अपने बिस्तर में सोया. अगले दिन मेरी आंख खुली 3 तारीख को रात को 10 बजे. मैं किसी और के बिस्तर में था. डोंट टेक इट इन रॉन्ग सेंस. एक अलग बिस्तर में था, ग्लूकोज लगा हुआ था, ECG लीड्स लगी हुई थी, कार्डियक मॉनिटर चल रहा था. तो मैंने अपनी वाइफ से पूछा मैं यहाँ कैसे पहुँच गया. तो उन्होंने बोला जी सुबह 4 बजे आपको हार्ट अटैक हो गया था, बेहोशी की हालत में यहाँ लेके आए थे. 4 दिन वहाँ रहा ICU में, और उसके बाद जब डिस्चार्ज किया गया तो जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं वो जो स्टैंडर्ड गोलियाँ होती हैं 8-9 वो लिख के दे दी कि ये सारी उम्र खानी है, और आप डॉक्टर प्रणा तुम बहुत दौड़ भाग करते हो, मत किया करो, आराम किया करो, ज़्यादा काम नहीं करना, ज़्यादा दौड़ भाग नहीं करना, और उम्र भर ये गोलियां खानी हैं. आज 1 साल और 8 महीने हो गए हैं मैंने वो गोलियां छोड़ दी हैं. चार 5 महीने पहले मेरा एक दोस्त है, वो डॉक्टर है, जब भी मेरे को मिलता था ना मैं उसको बोलता था अरे यार गैनोडर्मा बहुत बढ़िया चीज़ है, तुम्हारे पास कितने क्रॉनिक पेशेंट्स आते हैं जिनका हल नहीं है तुम्हारे पास, व्हाई डिडंट यू एक्सटेंड द बेनिफिट. अच्छा सोचेंगे 3, 4, 5 बार. 4-5 महीने पहले एक बार फिर से आया, मैं भी फिर भी नहीं हटा, ढीठ की तरह बोल दिया
उसको उस दिन कोई गुस्सा आ गया, क्या यार कमाल है पुराना, जब भी तेरे पास आता हूं तू गैनोडर्मा के गुण गाता होता है, तू बोलता है तेरा हार्ट ठीक हो गया, दवाएं छोड़ दी। कहता तूने अपनी टीएमटी कराई है? टीएमटी समझते हैं सब लोग, वो एक्सरसाइज कराते हैं, टीएमटी कराई है? मैंने कहा भाई नहीं कराई। तो फिर कहता फिर तू कैसे कहता है तेरा हार्ट ठीक हो गया? तो मैंने उसको बोला कि मैं हर महीने हिमाचल में जाता हूँ, मेरे लेक्चर होते हैं वहाँ पर, और वहाँ एक लेक्चर उस पहाड़ की चोटी पे होता है, एक वो घाटी में होता है। उस पहाड़ की चोटी पे गाड़ी नहीं जाती, पैदल चढ़ना पड़ता है, और वो किसी भी टीएमटी से ज़्यादा होता है, और मैं पटियाले जिंदा वापस आ जाता हूँ। माई सन वॉज अस्थमेटिक, मेरे बेटे को अस्थमा था पिछले 22-23 साल से, हर तरह की ट्रीटमेंट यू कैन अंडरस्टैंड की होगी। इनहेलर हर समय, जेब में रुमाल डालना चाहे भूल जाए, इनहेलर नहीं भूलता था कभी, पर आज उसको पता नहीं होता कि इनहेलर कहाँ पे है। पुटिंग ऑन गैनोडर्मा इज ऑल राइट। और उसने ये एलर्जी वाली प्रॉब्लम इनहेरिट की थी मेरी वाइफ से, अपनी मदर से। मेरी वाइफ को पिछले 30 साल से, जब से मैं उनको जानता हूँ, शादी से पहले का जानता था, शादी को 30 साल नहीं हुए, इतना बूढ़ा नहीं हूँ अभी मैं। जब से उनको जानता हूं, जरा सा डस्टिंग का काम किया, अच्छी छींकें शुरू हो जाती थी, एलर्जिक राइनाइटिस, हे फीवर बोलते हैं इसको मेडिकल लैंग्वेज में। और शादी के बाद हर महीने मेरे को उनके लिए लगभग 100-125 एविल 25 की गोलियां खरीदनी पड़ती थी, और रोज की 3-4 उनको खानी पड़ती थी। और आज उनको 1.5 साल से ऊपर हो गया, कोई गोली नहीं खाई, ना मैंने कभी खरीदी। खुद खरीदती हूँ मुझे नहीं पता, मैंने खाते हुए नहीं देखा। ये तो अपने घर के रिजल्ट हैं, बाकी और बहुत सारे हैं, सो मेनी रिजल्ट्स। अभी आपको रिसेंट बताता हूँ, लेटेस्ट हैं तो बहुत सारे, इतने सारे बताने लगूंगा तो सुबह आ जाएगी। 20-25 दिन पहले हरियाणा में एक जगह है कैथल, इसी तरह का एक मीटिंग थी कैथल में। तो किसी दोस्त ने मीटिंग अटेंड की, उसने आगे किसी आदमी को इसके बारे में बताया, यार एक को पटियाला से कोई डॉक्टर आए थे, कोई कैंसर की दवाई बता के गए थे। उसने किसी और से बात की, उसने किसी और से बात की, तीसरे आदमी से जिसने बात की उसने इंटरेस्ट लिया क्योंकि उसके पिताजी को कैंसर था। 25-26 दिन पहले उनको मेरे पास रिपोर्ट्स लेके आया, पिताजी को नहीं लाया, रिपोर्ट्स लेके आया। उनको 2 साल पहले गले का कैंसर हुआ था, ऑपरेशन हो गया था, कीमोथेरेपी रेडियोथेरेपी हो गई थी। 6 महीने से कैंसर फिर बढ़ने लगा, फेफड़ों में, लिवर में, रीढ़ की हड्डी में। और 1.5 महीने पहले की उनकी जो सीटी स्कैन की रिपोर्ट थी, लंग वॉज फुली इन्वॉल्व, फेफड़े में, जिगर में बहुत इन्वॉल्व था। पीजीआई वाला ने कहा जी अब कुछ नहीं कर सकते, अब घर ले जाओ, जितने दिन ये जीते हैं इनकी सेवा करो। तो मैंने जब वो एक्सरे सारे देखे तो मैंने उनसे पूछा कि आपको पीजीआई ने क्या बोला? उसने यही बोला कि जी उन्होंने कहा जितने दिन जीते हैं सेवा कर लो। तो आई टोल्ड हिम कि आप मेरे पास क्या करने आए हो? पीजीआई इतना बड़ा इंस्टीट्यूट एंड आई एम एन ऑर्डिनरी एमबीबीएस डॉक्टर, आप मेरे पास क्या करने आए हो? वो सुना है जी आपकी गैनोडर्मा। तो मैंने सोचा आप क्या समझते हो कि जो पीजीआई वाले बोल चुके हैं कि कुछ दिन का मेहमान है, गैनोडर्मा उसमें क्या करेगी? पूरे फेफड़े इन्वॉल्व हैं, पूरा लिवर इन्वॉल्व है, बैकबोन इन्वॉल्व है, क्या करेगी? तो उसने खुद ही कहा, आई डिडंट सजेस्ट, उसने खुद ही कहा कि डॉक्टर साहब मैं साइंस स्टूडेंट हूँ, तो जो आपने मेरे को जानकारी दी उसके मुताबिक ये तो हो सकता है कि जितना उन्होंने जीना है, चाहे 15 दिन जिए, चाहे महीना जिए, चाहे 1.5 महीना जिए, थोड़ी उनकी पेन तो कम हो जाएगी, थोड़ी क्वालिटी ऑफ लाइफ तो बेटर हो जाएगी। जितना जीना है उसके लिए मैं क्या दे सकता हूँ? मैंने कहा जी उसके लिए दे सकते हो, डेफिनेटली दीजिए। तो उनको 15 पेयर की डोज स्टार्ट कराई। कुछ नहीं खाते पीते थे, हर समय बिस्तर पे पड़े रहना, हर समय सांस चढ़े रहना, खांसी आना, कभी बलगम आना। तो उनको साथ में ये भी समझा दिया, मैंने सरसरी तौर पे मेंशन कर दिया, जोगिंदर सिंह नाम उनका। मैंने कहा जोगिंदर सिंह बचने का तो मुझे कोई आसार नहीं लगता, सिर्फ वो उसलिए कि जो जितना जीना है थोड़ी पीसफुल उनकी डेथ हो उसके लिए ले जाओ। बट गैनोडर्मा कई मिरेकल्स भी दिखा रही है, आई जस्ट मेंशन। तो भगवान को दुआ करके शुरू कर दो। 15 पेयर की डोज शुरू करा दी और उनको साथ में बता भी दिया एलिमेंट रिफ्लेक्शन का
कि जब अगर असर शुरू हुआ, फेफड़े इतने इन्वॉल्व हैं तो उनको हो सकता है खून की उल्टी आएगी, उनके दस्त में भी खून आ सकता है। समझा दिया। 5 दिन के बाद जोगिंदर सिंह का फ़ोन आया, डॉक्टर साहब उनको सुबह से आज 2 खून की उल्टी आ गई, इसका मतलब गैनोडर्मा का असर होना शुरू हो गया। पॉजिटिव माइंड। नहीं तो और कोई हो तो अरे खून की उल्टी आ गई, ये कैप्सूल खिलाए थे, क्या दे दिया उसने डॉक्टर ने, तो इसका मतलब वो असर शुरू हो गया। मैंने कहा कुड बी, मे बी, कह नहीं सकते। 4-5 दिन के बाद फ़ोन आया, जब उनकी उल्टियाँ बंद हो गई, अब उन्होंने थोड़ा थोड़ा खाना शुरू कर दिया। स्टार्टेड टेकिंग सम फूड। डोज बढ़ा दूं? वो खुद बोल रहा है डोज बढ़ा दूं? मैंने कहा बढ़ा दो, 20 पेयर कर दूं? कर दो, क्योंकि फूड है, फूड सप्लीमेंट है। अगर दाल की 1 कटोरी की बजाय 4 कटोरी खा लेंगे तो क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा, ये भी तो फूड है। 20 कर दो। अभी 5-6 दिन पहले मैं पंजाब में एक और जगह बुढ़लाडा जा रहा था, मोबाइल पे फ़ोन आया, वो डॉक्टर साहब मैं अपने पिताजी की डोज बढ़ा दूं? मैंने कहा उनकी कंडीशन क्या बताओ भाई? कहते जी अब उठ के बिस्तर से चलने फिरने लग गए हैं, अब नॉर्मल खाना खाने लग गए हैं, नॉर्मल सोते हैं, कोई खांसी नहीं है, कोई बलगम नहीं आती। और मेरे पिताजी ने खुद बोला अभी कि डॉक्टर साहब से पूछ के बताओ, अब मैं डोज और बढ़ा दूं, लगता है अब मैं ठीक हो जाऊंगा। सो ऐसे भी रिजल्ट हैं, ये गैनोडर्मा दे रही है। लगभग 3 महीने पहले एक 16 साल की लड़की को लाया गया था मेरे पास। बड़ी इंटेलिजेंट लड़की थी, 9th क्लास में पढ़ती थी। तो उसके माता पिता साथ में थे। जब उसकी कंडीशन डिस्क्राइब कर रहे थे, रोने लग गए थे। क्यों रोने लग गए थे? जनवरी में इस साल वो लड़की टॉपर थी क्लास में, ब्रेन फीवर हुआ, एन्सेफेलाइटिस। 1 महीना बुखार रहा, और बुखार के बाद बुखार तो हट गया, लेकिन उस लड़की की याददाश्त खत्म हो गई, ओरिएंटेशन खत्म हो गई, अपना नाम तक नहीं याद था उसको, और एक 2-3 साल के बच्चे की तरह बिहेव करने लगी। तो माँ बाप की आंखों में आंसू आने तो स्वाभाविक थे। तो मेरे को बोलने लगे जी संगरूर में एक आदमी है मिस्टर पूनिया, उसने आपके पास भेजा है, तो उसमें कुछ गैनोडर्मा कर सकती है। आज तक पता नहीं, गैनोडर्मा कई कमाल कर रही है, ट्राई करके देख लो। भगवान पे भरोसा रखो, इस पे फेथ रखो, शायद ट्राई करके देख लो, नुकसान नहीं करेगी, साइड इफेक्ट नहीं है, कोई नुकसान नहीं करेगी। और उस लड़की को उसकी मदर कहती खाना हाथ से खिलाना पड़ता है। लेके शुरू कर दिया, ये भी और मुरिंजी भी साथ में। 1 हफ्ते के बाद वो औरत उस लड़की के साथ जब वापस आई तो उनके चेहरे के ऊपर उदासी नहीं थी, कुछ रौनक झलक रही थी। मुझे लगा कि कुछ हुआ है, तो उन्होंने आके बताया कि इसने अब खाना खुद खाना शुरू कर दिया। उसके 20 दिन के बाद फिर आए कि अब किचन में साथ मेरे साथ बैठ के काम कराना शुरू कर दिया। और 5 दिन पहले उनके पिताजी आए कि जी हम 15-20 दिन के बाद नहीं आ सकते, अब हमको 3 महीने की इकट्ठी दे दो ये दवाई, कि अब लड़की हमारी लगभग 60% ठीक है। एक चंडीगढ़ के पास जगह है पंचकुला, वहां पर एक एयरफोर्स ऑफिसर हैं स्क्वाड्रन लीडर शर्मा। दिसंबर 2000 में उनको भी ये ब्रेन फीवर हुआ था, और उनकी भी यही हालत, अपनी याददाश्त खो बैठे, ओरिएंटेशन खो बैठे। सैर करने जा रहे हैं, आगे मोड़ आ गया राइट लेफ्ट, तो उनको ये नहीं पता कि मेरा घर राइट में है कि लेफ्ट में है। फरवरी में उनकी वाइफ को किसी ने बताया, आ गई, उनको ये बोला भगवान पे भरोसा रखो, शुरू करके देख लो, ट्राई इट। और अभी उनको वो उनकी वाइफ बोलती है कि अब जब सैर करने जाते हैं, अभी नॉर्मल पूरे तो नहीं हुए, पर उनकी वाइफ बोलती है अब जब सैर करने जाते हैं तब मेरे को बताते हैं कि जब मैं वो हवाई जहाज चलाया करता था तो उसमें ये कंप्यूटर होता था, उसमें ये होता था, वो पुरानी बातें उनको याद आनी शुरू हो गई हैं। तो शायद आने वाले 6-8 महीने में कम्प्लीटली नॉर्मल हो जाएंगे। तो वी आर जस्ट गिविंग दिस इंफॉर्मेशन, पता नहीं किसके काम आ जाए। और मैं तो ये बिलीव करता हूँ, बहुत स्टॉन्च बिलीवर बन चुका हूँ इसका, अटूट विश्वास बन चुका है। और इसी उम्मीद से जगह जगह मीटिंग्स होती हैं, कुछ कंपनी की तरफ से होती हैं, कुछ मैं अपने आप भी करता हूँ। कोई हम लोग कंपनी के एम्प्लॉयज़ नहीं, आप कहीं समझो कि हम कंपनी की सेल्स के लिए आपको बोल रहे हैं।
डॉक्टर बजाज भी कोई डीएक्सन कंपनी के एम्प्लॉय नहीं है, मिस्टर चौरसिया भी कंपनी के एम्प्लॉयज़ नहीं हैं। एक नॉलेज है, वो नॉलेज लोगों से शेयर कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि अगर ये इस्तेमाल करने से मैं एक अपाहिज होने से बच गया, तो अगर ये जानकारी देने से किसी और की ज़िंदगी में भी रौनक आ सकती है, तो इससे बड़ी खुशी तो क्या होगी। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों आप लोगों ने डॉक्टर परवाना इतनी देर से जो उन्होंने अपने एक्सपीरियंस किया हुआ था वो शेयर किया। हम एक जोड़ा तालियों से डॉक्टर परवाना जी का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने अपने बिजी शेड्यूल में से कुछ समय निकालकर हमारे लिए यहाँ पे अपने शेयरिंग की है। और आज हमारे बीच में डॉक्टर बजाज साहब भी बैठे हुए हैं, जो कि भोपाल के MBBS MD डॉक्टर साहब से। मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि यहाँ आके अपने कुछ अपनी एक्सपीरियंस शेयर करें। आई वेलकम डॉक्टर गोपी बजाज, प्लीज कम। फिर से मैं बोलूंगा गुड मॉर्निंग, क्यों बहुत देर हो गई, किसी के मुंह से गुड मॉर्निंग सुनने में नहीं आया। क्योंकि सबसे पहले तो ये चीज़ ऐसी है कि जब भी खाएंगे आप गुड मॉर्निंग ही बोलेंगे, क्योंकि इसके अंदर इतने तत्व हैं और इतनी इसमें खूबियां हैं कि उसके बारे में आपको डॉक्टर परवाना ने बताया कि मेरे हिसाब से पता नहीं और कितना इसके अटूट खजाना उनके पास है। अगर वक्त होता तो मुझे लगता वो बहुत शेयर कर सकते थे। कुछ ऐसे इंसिडेंसेस मेरे जीवन में गुजरे। सबसे पहले मेरे को अस्थमेटिक ब्रोंकाइटिस, अस्थमा का रूप था, जिसके लिए मेरे को इवन इनहेलर लेने पड़ते थे। तो आज इसी गैनोडर्मा की बदौलत मैं आपके सामने 4 दिन 8 दिन जैसे आप काम करवाएं, दौड़ लगवाएं, लगा सकता हूं। और अपने आप में स्वस्थ महसूस करने का एक राज है कि पहले जो मेरा हीमोग्लोबिन 7 रहता था, आज बढ़ करके वो 14 से ऊपर जा रहा है। दिस इज द ओनली मिरेकल विच मशरूम हैज डन। मेरी बेटर हाफ सवेरे उठती थी, 1 से 2 घंटे लगते थे कम से कम बिस्तर में से नीचे पांव रखने में, इतना दर्द होता था। तो आज इस पोजीशन में है, एक आवाज़ में उठ के खड़ी हो जाती है और पूछती है किस चीज़ की ज़रूरत है। ये गैनोडर्मा का कमाल है। एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। मेरी पोती जो आज 16 महीने की है, फख्र के साथ कह सकता हूँ कि आज 16 महीने के अंदर बच्चा स्कूल जाने लगा। जो प्री मेच्योर था, सीजर से हुआ 7 महीने के अंदर, लेकिन पहले दिन से गैनोडर्मा का एंडोथेलियम GL कैप्सूल आधा और मोरेंजी का आधा चम्मच, आज इतनी स्वस्थ है कि हम फख्र के साथ, सुकून से के साथ आपके सामने खड़े हैं। दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ गैनोडर्मा। एक जोरदार तालियां गैनोडर्मा के नाम। और भी बहुत से उदाहरण हैं भोपाल के अंदर। एक अभी मैं खड़ा हुआ था, एक फ़ोन आया था इंदौर से, पिछले महीने की 13 तारीख का किस्सा है। मियाँ बीवी का झगड़ा किस घर में नहीं होता, और नई नई शादी, 6 महीने के अंदर दहेज के ऊपर कुछ बहस हो गई, सल्फाज की गोलियां खा ली। रात के 10 बजे फ़ोन आया। उसी समय मैं एक मीटिंग वहाँ से 5 तारीख को लेके आया था। सिंपल वे में गया, बोले साहब आपके ऊपर विश्वास है, आप कुछ करें। मैंने कहा भाई कहाँ पे भर्ती किया? बोले भंडारी नर्सिंग होम में। नर्सिंग होम का भी नाम बताने में कोई इतराज़ नहीं है। तो बोले साहब वो तो मानने को तैयार नहीं है, और बोले साहब हम तो ये थेरेपी नहीं देंगे। तो मैंने जो डॉक्टर इंचार्ज उनसे बात करवाएं, मैं अपने जो उद्गार हैं उनसे शेयर करना चाहता हूँ, उनको पूरा बताया। और बुक गैनोडर्मा की वहाँ पे थी, मंडोरा की थ्रू उनके पहुँचाया। मैंने कहा इनको आप देख लें। 2 बजे फिर फ़ोन आया, बोले साहब क्या करें? अब वो देना भी नहीं चाहते और बोल रहे करीबन 1.5 लाख रुपए का खर्चा है, वो हमारे बस की नहीं है। मैंने कहा वहाँ पे जो सरकारी अस्पताल है, वहाँ का जो सुपरिटेंडेंट है, उसको गैनोडर्मा के बारे में नॉलेज है, आप उसको वहाँ शिफ्ट कीजिए। शिफ्ट किया, विश्वास करेंगे रात को 2 बजे उनने अपने हाथ से 30 कैप्सूल, डॉक्टर साहब ने जिसके बारे में बताया डाइट थेरेपी, वो डाइल्यूट करके दी। जो पेशेंट अनकॉन्शियस था, सवेरे 6 बजे फिर मेरे पास फ़ोन आया। रात भर उस दिन मैं सो नहीं पाया, क्योंकि एक मन में ललक थी कि किसी के मैं काम आ रहा हूँ। और घरवाली भी बोले भाई क्या हो गया? मैंने कहा ऐसी दिक्कत है। तो बोले मैंने पूरा शेयर नहीं किया। 6 बजे आया फ़ोन, साहब वो बच्ची स्वस्थ है, बाथरूम भी हो गया, वॉमिटिंग भी हो गई। फिर 8 बजे फ़ोन आया, साहब वो बोलती मेरे को कुछ खाने को दो। मैंने भाई जो वहाँ के डॉक्टर हैं उनसे पूछो, जो भी वो लेना चाहे उसको दे सकते हैं। तो उसी बच्ची का भी फ़ोन आया था, ज्योति का। बोले डॉक्टर साहब मेरा ब्लड जो सीरम बिलुरिबिन बोलते हैं 16 था, वो घट करके 2 पे आ गया है। और SGPT SGOT जो एंजाइम्स रहते हैं 8000 से घट करके सिर्फ
44 पे आ गए। इट इज़ अ नॉर्मल लेवल। ये सब इसी गैनोडर्मा का कमाल है। तो उसके लिए भी एक ज़ोरदार तालियां हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। अब चौरसिया जी आएंगे, कुछ अपने उद्गार। एक स्पेशल इंफॉर्मेशन है। दोस्तों गुड मॉर्निंग वंस अगेन। गुड मॉर्निंग। मैं अपने एसोसिएट्स को ये इंफॉर्मेशन देना चाह रहा हूँ कि 9 नवंबर को हमारा जो स्टार नाइट प्रोग्राम होने जा रहा है उसके लिए डेट्स तय हो गई है। तो जो लोग हमारे एसोसिएट्स हैं उनको ये इन्फॉर्मेशन है कि वो 3 बजे से गांधी मेडिकल हॉल, हमीदिया हॉस्पिटल है रॉयल मार्केट में, वहाँ स्टार्ट होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पहुँचने की कष्ट करेंगे और इसकी वैसे इन्फॉर्मेशन हमारे स्टॉकेज पॉइंट पर मिल जाएगी। और मेरे ख्याल से 9 नवंबर को ऑफिशियली हमारा सुपर स्टॉकेज पॉइंट भी स्टार्ट होने जा रहा है। हमारे बजाज साहब उसके मतलब प्रोप्राइटर होने जा रहे हैं, मिस्टर गुप्ता भी, दोनों लोग ज्वाइंट में स्टार्ट कर रहे हैं। तो मेरी तरफ से हमारे बजाज साहब के लिए बहुत बहुत बधाई। परवाना साहब को बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे यहाँ पधारे, लेकिन बहुत कम समय उन्होंने दिया। मैं चाहूँगा कि भाई कुछ और समय निकाल के अगले माहों में पधारें हमारे यहाँ, और हम लोगों से जो भी सेवा होगी उसके लिए हम उनका प्रयास करेंगे कि बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। थैंक यू वंस अगेन। हाँ, अगर किसी को कोई चीज़ अगर शेयर करनी है तो वो आके कर सकता है। तो आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए और आप लोगों ने अपना कीमती समय निकाला। धन्यवाद।